बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा, जिसमें और लेक्चर नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन तक किया था। ठीक है, बैक्टीरिया की। ठीक, और अब जो है हम वो प्रोकैरियोट का ही लेक्चर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा रेस्ट ऑफ दी जो चीज़ें रह गई थी हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास पहला उसका टॉपिक आएगा वो एंटीबायोटिक आएगा, फिर उसके बाद जो आएगा वो साइनोबैक्टीरिया का टॉपिक आएगा। सही, तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एंटीबायोटिक्स है क्या। ठीक है, एंटीबायोटिक्स की पहले तो डेफिनेशन देख लीजिए। ये वो केमिकल कंपाउंड्स हैं, ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो एक्सट्रैक्ट भी कहाँ से किए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के काम आते हैं, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर किल करने के लिए ये हेल्पफुल है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, के ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं, दैट इनहिबिट और किल सम अदर ऑर्गेनिज्म। या तो ये क्या करेंगे, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे, रोक देंगे, या फिर उन्हें बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जो पहली एंटीबायोटिक थी वो सबसे पहले जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की, फ्रॉम दी फंगस पेनिसिलियम नुटेटम। ये फंगस का नाम है और इसी के नाम से जो है वो इस एंटीबायोटिक का नाम रख दिया गया पेनिसिलिन। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक्स के लिए डायग्राम है। यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स में चलते हैं कि क्या क्या यूज हो सकते हैं। सम एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। कुछ एंटीबायोटिक्स जो है वो सिर्फ कुछ बैक्टीरियाज के ऊपर ही इफेक्ट करेंगी, व्हाइल अदर हैज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एप्लीकेशन अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। और कुछ एंटीबायोटिक्स आपके पास ऐसी होती हैं जिन जो बहुत सारी जो है बैक्टीरियाज, बहुत सारे बैक्टीरियाज के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं या उनकी ग्रोथ को रोक सकते हैं। एंटीबायोटिक्स ईदर किल और स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरियाज कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं जो बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हो। ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, या तो वो उन पैथोजेनिक बैक्टीरियाज को किल कर देती हैं या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं। एंटीबायोटिक जो है जब बॉडी को दी जा रही है तो वो किस किस चीज पे इफेक्ट कर रही है, बैक्टीरिया के। ठीक है, बैक्टीरिया के किस किस चीज पे इफेक्ट कर रही है वो देखते हैं कि मतलब अगर इफेक्ट है, बैक्टीरिया कोई ग्रो कर रहा है तो वो किस चीज को स्टॉप करेगा। सबसे पहले तो पहले वो है सेल वॉल को ब्रेक करेगा, उसकी जो टारगेट करेगा, सबसे पहला जो टारगेट होगा एंटीबायोटिक का वो आपके पास सेल वॉल पे ऊपर टारगेट करेगा। देन वो सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करता हुआ, उसको जो है वो डिस्ट्रॉय करता हुआ राइबोसोमल उसकी प्रोटीन फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करेगा। देन उसके न्यूक्लियर मटेरियल को बिल्कुल खत्म करके जो है उसकी ग्रोथ को भी स्टॉप कर सकता है और उसे खत्म भी कर सकता है, किल भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है बिसाइड मेडिसिनल यूजेज दे आर आल्सो यूज्ड इन एग्रीकल्चर। और ये एंटीबायोटिक्स जो है वो एग्रीकल्चर बेसिस पे भी यूज की जाती हैं। लाइक अगर किसी भी प्लांट के ऊपर कोई बैक्टीरिया हो गया है तो प्लांट के लिए हम क्या करेंगे, प्लांट की बेसिस को देखते हुए वो एंटीबायोटिक यूज करेंगे और वो एग्रीकल्चर को हेल्प करेगी। मिस यूजेस पे आ जाते हैं। एंटीबायोटिक्स के क्या क्या मिस यूजेस है। एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स क्रिएट रेजिस्टेंस इन द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक यूज कर ली जाए तो क्या होगा, बॉडी को तो अब रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी ना, बॉडी अब उसके मुताबिक तो काम ही नहीं करेगी। अगर पैथोजेनिक बैक्टीरियाज उसमें मौजूद हैं तो किस हद तक, मतलब बहुत हद तक क्या होगा कि उसमें रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाएगी, उन पैथोजेनिक बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाएगी और वो क्या करेंगे, फिर वो उस एंटीबायोटिक से वो किल नहीं होंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो रेजिस्ट करना शुरू कर देंगे और वो उस एंटीबायोटिक से किल नहीं होंगे। फिर इसके लिए एडवांस एंटीबायोटिक यूज करनी पड़ेगी, तो इसीलिए एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक को स्टॉप कर दें। सम पीपल में डेवलप एन एलर्जिक रिएक्शंस टू एंटीबायोटिक्स। कुछ पीपल्स को क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शंस डेवलप हो जाते हैं, स्पेशली पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है इसको यूज करते हुए। साइड इफेक्ट्स माइट इंक्लूड अ रैश, या तो रेडिश हो जाएगी जगह, ठीक है, रैशेस हो जाएंगे, स्वेलिंग ऑफ द टंग एंड फेस, स्वेलिंग आ जाएगी फेस पे और टंग पे, एंड डेफिनेटली डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। और किसमें डिफिकल्टी हो जाएगी, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होना शुरू हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या होगा, मिस यूजेस हो गए एंटीबायोटिक्स के। आगे चलते हैं। साइनोबैक्टीरिया की डिस्कशन करते हैं। इसको जो है वो कॉमनली ब्लू ग्रीन एल्गा भी कहते हैं।
ब्लू और ग्रीन ये दोनों पिगमेंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, इसकी वजह से इसको ब्लू ग्रीन एल्गा का नाम दिया है। ये इनकी दोनों की डायग्राम्स हैं। ये इस तरह से रॉकी माउंटेन्स के साथ जुड़े हुए मिलते हैं। इस तरह से रॉकी जो है वो सरफेसेस हैं उनके पास जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और सिंगल जो है वो इस तरह से देखते हैं, एक फिलामेंट की तौर पे देखें, ये एक फिलामेंट है इसका, ये सिंगल एक फिलामेंट है। तो इस तरह से बहुत सारे फिलामेंट्स जो हैं वो एक ही साथ जब मौजूद होते हैं तो वो कॉलोनी फॉर्म कर लेते हैं, और अगर ये सिंगल होंगे तो क्या कहलाएंगे? फिलामेंट्स कहलाएंगे। आगे चलते हैं। साइलेंट फीचर्स ऑफ द साइनोबैक्टीरिया, क्या क्या इनके साइलेंट फीचर्स हैं? ये तो सबसे पहली बात है कि ये प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स क्या थे? फॉल्स न्यूक्लियस वाले, जिनके पास अंदर ज्यादा चीजें मौजूद ना हो, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद ना हो। यूनिसेलुलर है, मे बी अकर इन सॉलिटरी। यूनिसेलुलर है यानी एक सेल पे मुश्तमिल है। सॉलिटरी भी हो सकते हैं। सॉलिटरी का क्या मकसद है? सिंगल मौजूद हो सकते हैं। फिलामेंटस भी हो सकते हैं और कॉलोनियल फॉर्म में भी रह सकते हैं। फिलामेंटस यानी मैं आपको फिलामेंट दिखा चुकी हूं कि एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं? फिलामेंट कह रहे हैं। कॉलोनिकल फॉर्म में यानी एक पूरी, जब जो बहुत सारे फिलामेंटस एक साथ रहेंगे तो वो एक कॉलोनी फॉर्म कर लेंगे, तो इसे क्या नाम दे दिया? कॉलोनियल फॉर्म। सेल वॉल इज डबल लेयर्ड। सेल वॉल कैसी है? डबल लेयर्ड है। इसके अलावा प्रोटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू एन आउटर कलर्ड रीजन क्रोमोप्लाज्म एंड एन इनर कलरलेस रीजन सेंट्रोप्लाज्म। आगे उसको डिस्कस करते हैं, पहले ये देख लीजिए। सेल वॉल इसके अंदर देखो यहाँ डबल लेयर्ड बनी हुई है, इधर भी डबल लेयर्ड सेल वॉल बनी हुई है, यानी कि 2 लेयर होंगी सेल वॉल की, अंदर 2 लेयर्स मौजूद हैं। प्रोटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू एन आउटर कलर रीजन। अब जो प्रोटोप्लाज्म है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, एक ये बाहर वाला और एक अंदर वाला, सही। एक आउटर है और एक इनर है, ठीक, 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। दूसरे में एक के अंदर क्या मौजूद है? रीजन क्रोमोप्लाज्म। कलर्ड रीजन को क्या नाम दिया गया है? क्रोमोप्लाज्म का नाम दिया गया है। एंड और जो इनर वाला है, जो कलरलेस रीजन है, देखो कलरलेस रीजन मौजूद है, व्हाइट सा हो रहा है, तो वो सेंट्रोप्लाज्म के नाम से है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल ए एंड फाइकोसाइनिन। अच्छा, अब ये जो क्रोमोप्लाज्म मौजूद है, कलर्ड रीजन जो मौजूद है, वो किस पिगमेंट की वजह से मौजूद हो रहा है? एक तो उसके अंदर क्या मौजूद होगा? क्लोरोफिल मौजूद होगा, क्लोरोफिल ए, और दूसरा फाइकोसाइनिन पिगमेंट, ये ब्लू कलर का होता है। क्लोरोफिल कौन से कलर का है? ग्रीन कलर का। और फाइकोसाइनिन पिगमेंट कौन सा है आपके पास? ये ब्लू कलर का होता है। इस तरह से आउटर में जो है वो क्या मौजूद है? क्रोमोप्लाज्म आउटर में मौजूद है, यानी कि या तो ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा और साथ साथ ब्लू कलर के पिगमेंट्स मौजूद होंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो अंदर कलरलेस रीजन मौजूद है वो आपके पास क्या है? सेंट्रोप्लाज्म, ठीक है, सेंट्रोप्लाज्म। आगे चलते हैं इसमें। इस तरह से ये कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं। जब यूनिसेलुलर है यानी एक सेल है तो ये इस तरह रहेंगे। कॉलोनियल फॉर्म में जब ये बहुत सारे होंगे साथ रहेंगे। और फिलामेंटस का मतलब यानी कि ये अपने आप को किस में अरेंज कर लेंगे? फिलामेंट की फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। एक्वाटिक है, सबसे पहले फाउंड इन फ्रेश और मरीन वाटर। एक्वाटिक होंगे, ठीक है, फ्रेश वाटर में और मेरीन वाटर में पाए जाएंगे। टोटल एब्सेंस ऑफ दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल एब्सेंट होती है, ये सिर्फ ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय मींस ऑफ द हार्मोगोनिया। अच्छा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें 4 तरीके से होगी। पहली जो है वो हार्मोगोनिया के थ्रू, दूसरी हीटेरोसिस्ट के थ्रू, तीसरी एकाइनिड्स, एंड द फोर्थ वन इज जूस्पोर्स। अच्छा, अब ये देख लीजिए इनमें एकाइनिड क्या है, हेटेरोसिस्ट क्या है, और आपके पास वेजिटेटिव सेल्स क्या है, ठीक है। ये आप लोगों के पास जो एकाइनिड मौजूद है, ठीक है, एकाइनिड, और यहाँ पर क्या मौजूद है? हीटेरोसिस्ट मौजूद है इसी फिलामेंट के अंदर। बाकी ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के आपको नजर आ रहे हैं ये आपके पास वेजिटेटिव सेल्स होंगे, ठीक है। अब इनकी लेबलिंग पे चलते हैं। ये आपके पास क्या मौजूद है? हीटेरोसिस्ट मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है और ये भी हीटेरोसिस्ट है, ठीक। लेबलिंग देख लें, ये हो गए एकाइनिड्स जिनके अंदर स्पोर्स मौजूद हैं, एकाइनिड्स स्पोर्स हैं, और बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग क्या बच रही है आपके पास? वेजिटेटिव सेल हैं। यहाँ पर ये देखें, ये एकाइनिड है और ये आपके पास आ गए बाकी क्या? वेजिटेटिव सेल्स। हीटेरोसिस्ट और एकाइनिड के बीच में क्या मौजूद है? वेजिटेटिव सेल्स मौजूद हैं, यानी कि ये सेल्स ग्रोथ करते हैं, सही। और इनकी डिवीजन की वजह से, एकाइनिड और हीटेरोसिस्ट की डिवीजन की वजह से फिलामेंट जो है वो लॉन्ग होना शुरू हो जाता है।
हीट्रोसिस्ट क्या होते हैं? हीट्रोसिस्ट आर द लार्ज ट्रांसपेरेंट मोटाइल थिक वॉल्ड सेल। देखें, ये आपके पास सिंगल एक हीट्रोसिस्ट है, हीट्रोसिस्ट यहां मौजूद था, इसको एक सिंगल सेल ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। ये वाला हीट्रोसिस्ट जो यहां मौजूद है, इसे यहां पे खोल के एक सेल को रखा गया है। ये आपके पास हीट्रोसिस्ट सेल हो गया। हीट्रोसिस्ट सेल क्या करते हैं? लार्ज होते हैं, ट्रांसपेरेंट कलर के होते हैं, मोटाइल होते हैं यानी मूवेबल होते हैं, मूव कर सकते हैं। थिक वॉल्ड सेल, इनकी आउटर मोस्ट पे बहुत थिक वॉल्ड होगी। दे आर फाउंड इन द फिलामेंट्स ऑफ सम साइनोबैक्टीरिया एंड इज द साइट ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन। और यहाँ पर क्या होती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। सही, हीट्रोसिस्ट के अंदर क्या हो रहा है? आपके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। इसमें क्या काम होता है? ये जो प्रोटोप्लाज्म मौजूद है, ये प्रोटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये अंदर वाला जो प्रोटोप्लाज्म है ये डिवाइड होता है और दो सेल्स बनाता है। इसी तरह ये भी डिवाइड होते हैं और दो सेल्स बना के पेरेंटल वॉल को रप्चर करते हैं। पेरेंटल वॉल रप्चर हो जाती है और ये इंक्रीज कर जाते हैं साइज के अंदर, 1 से 4 बन गए, यानी एक हीट्रोसिस्ट जो है वो डिवाइड होगा, यहां से भी इंक्रीज होगा, यहां से भी इंक्रीज होगा, और ये फिलामेंट की जो चेन है, जो फिलामेंट का स्ट्रक्चर है, वो लॉन्ग होता जाएगा। तो इस तरह से जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने नंबर्स ऑफ दी जो है फैमिली मेंबर्स जो बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे पास एकाइनीड्स आते हैं। एकाइनीड्स भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, जिसमें हमने क्या डिस्कस करना है? दे आर दी नॉन मोटाइल। देखें, ये आपके पास हो गए एकाइनीड्स, ठीक है। एकाइनीड का ये सेल है, थिक वॉल्ड है, नॉन मोटाइल है, यानी कि ये मूव नहीं कर सकेंगे, थिक वॉल्ड है, रेस्टिंग स्पोर्स कहते हैं इनको। रेस्टिंग स्पोर्स यानी ये उस सूरत में रेस्ट कर रहे होते हैं, यानी कि पहले तो ये कंप्लीटली अपने आप को जो है वो प्रिपेयर करते हैं। फॉर्म फ्रॉम द सर्टेन वेजिटेटिव सेल ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो ये सेल्स क्या काम करते हैं? ये खाना जमा करना शुरू कर देते हैं अपने अंदर, ठीक है, फूड स्टोरेज शुरू कर देते हैं। जब इनके अंदर फूड स्टोरेज अच्छी तरह हो जाती है, जब ये सेल रेडी हो जाते हैं, तो फिर ये क्या काम करते हैं? ये पेरेंटल वॉल को रप्चर करते हैं और बाकी सेल्स बाहर चले जाते हैं और एक नया फिलामेंट बना लेते हैं, ठीक है। पहले तो ये क्या है? अनफेवरेबल कंडीशन में अपने इस एकाइनीड के अंदर स्टोरेज करते हैं, ठीक है, फूड की स्टोरेज करते हैं। वेजिटेटिव सेल के अंदर ही ये स्टोरेज होती है। जब स्टोर कंप्लीट हो जाता है और फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, तो ये क्या करते हैं? पेरेंटल वॉल को रप्चर करते हैं और बाहर निकल जाते हैं, और फिर क्या करते हैं? एक न्यू फिलामेंट जो है वो बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर देखें, आउटर जो होगी लेयर वो होगी एक्सोस्पोरियम, और इनर जो है वो जो अंदर वाली मौजूद होगी वो क्या होगी? एंडोस्पोरियम, ठीक है। आउटर क्या है? एक्सोस्पोरियम, जो बाहर वाली मौजूद है एक्सो, और अंदर मौजूद है वो एंडोस्पोरियम, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद आगे आ जाते हैं, इनके अंदर जो स्पोर्स मौजूद हैं, ठीक है, इनके अंदर जो स्पोर्स मौजूद है, इन्हें हैप्नोस्पोर्स का नाम कह देते हैं। हैप्नोस्पोर्स कह लीजिए, ज़ूस्पोर्स कह लीजिए, ठीक है, हैप्नोस्पोर्स कह सकते हैं इनको मोस्टली। तो ये आपके पास जो है हैप्नोस्पोर्स है, और यही स्पोर्स आगे जाकर फिलामेंट जनरेट करते हैं। These cells are highly resistant to high temperature and extreme environment. यानी कि इन सेल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हाई टेम्परेचर का और एक्सट्रीम इन्वायरमेंट का, कोई मतलब उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपनी जो है वो ग्रोथ कंटिन्यू रखेंगे। हार्मोगोनिया पे आ जाइए। हार्मोगोनिया क्या है? हार्मोगोनिया इज अ पोर्शन ऑफ फिलामेंट बिटवीन टू हीट्रोसिस्ट। दो हीट्रोसिस्ट के दरमियान, एक तो ये हो गया हीट्रोसिस्ट, ठीक है, और यहाँ पर आ गया दूसरा हीट्रोसिस्ट। अब इन दो हीट्रोसिस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, यहाँ पे एक हीट्रोसिस्ट यहाँ मौजूद होगा और दूसरा हीट्रोसिस्ट यहाँ मौजूद होगा, ठीक है। एक ये देख लें, यहाँ हीट्रोसिस्ट होगा और दूसरा हीट्रोसिस्ट यहाँ मौजूद होगा। इन दोनों के दरमियान क्या चीज मौजूद थी? हार्मोगोनिया, सही है। इन दोनों के दरमियान हार्मोगोनिया मौजूद है। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, सही, फेवरेबल कंडीशन, फिलामेंट ब्रेक्स अप एट द जंक्शन ऑफ ईच हीट्रोसिस्ट। अब क्या होगा? जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये दोनों जंक्शन से हीट्रोसिस्ट जो है वो टूट जाएगा। यहाँ से इसको सेपरेट करेगा, यहाँ से इसको सेपरेट करेगा, और बीच में से क्या होगा? हीट्रोसिस्ट अलग हो जाएगा, लेकिन ये दोनों चीजें आपस में टूट चुकी हैं, ठीक है।
फेवरेबल कंडीशन हुई, फिलामेंट जो है वो टूट गया जंक्शन से ईच हेटेरोसिस्ट एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दी स्मॉल पीसेस कॉल्ड हार्मोगोनिया। अब देखें दो स्मॉल पीसेस बढ़ गए, ठीक है, और अब क्या होगा, ये अलग ग्रोथ करना शुरू कर देगा, ये अलग ग्रोथ करना शुरू कर देगा और नया फिलामेंट बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है आप लोगों के पास, यहाँ पर दो हेटेरोसिस्ट मौजूद है, एक हेटेरोसिस्ट ये हो गया, दूसरा यहाँ पर मौजूद होगा। ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों के दरमियान जो है वो वेजिटेटिव सेल्स मौजूद हैं, हेटेरोसिस्ट बीच में से हट जाएंगे, यानी इन दोनों के जंक्शन से, हेटेरोसिस्ट के दो जंक्शन से, एक इधर से और एक इधर से, ये टूट जाएगा। जब ये टूटेगा तो ये दो हिस्सों में टूट गया, ये वाला फिलामेंट अलग ग्रो कर जाएगा और ये वाला फिलामेंट अलग ग्रो करके न्यू फिलामेंट बना लेंगे। ईच हार्मोगोनिया डेवलप इनटू न्यू फिलामेंट। तो जो हार्मोनियम बने हैं, हार्मोगोनियम जो बने हैं, ठीक है, जो दोनों हार्मोगोनिया बने हैं वो नया फिलामेंट बना लेंगे। ठीक है, ज़ूस्पोर्स क्या है, ज़ूस्पोर्स आर एसेक्सुअल स्पोर्स। ये जो है वो स्पोर्स हैं, सही, जिस तरह हम लोगों ने एक आर्निच के अंदर पढ़े थे, अंदर वहां पर भी क्या बन रहे थे, स्पोर्स बन रहे थे, अपने स्पोर्स। यहाँ ज़ू स्पोर्स है, ज़ू स्पोर्स आर मोटाइल इन नेचर, इनमें फ्लैजेलास लगे हुए होते हैं। ठीक है, तभी ये क्या है, मोटाइल है। मोटाइल का मतलब मूवेबल है, फ्लैजेलास की मदद से ये क्या कर रहे हैं, लोकोमोशन कर रहे हैं, दे आर द मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले होता क्या है, ये देखो मोटाइल, ये फ्लैजिला लगे हुए हैं, यानी कि मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। माइटोसिस करवाते हैं, माइटोसिस से ये 4 में कन्वर्ट हुए, 4 में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, पेरेंटल वॉल को रप्चर कर देंगे और बाहर। ठीक है, ये नॉर्मल इनकी जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फिर ये कंटिन्यूसली दोबारा माइटोसिस करेंगे और 4 सेल्स बनाएंगे और फिर बाहर। तो इनको जो है वो गैमेट्स वगैरह फॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती, कोई जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने पे ही अपने नंबर ऑफ दी ज़ूस्पोर्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी कि हार्मोगोनिया में भी क्या, उसमें क्या होगा, नॉस्टॉक के अंदर या साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, यही काम होगा। ये नॉस्टॉक या साइनोबैक्टीरिया है, इनमें जो ज़ूस्पोर्स मौजूद होंगे वो मोटाइल होंगे, वो कंटिन्यूसली क्या करेंगे, स्पोर्स बनाते रहेंगे और नया फिलामेंट बनता जाएगा। नॉस्टॉक एन एग्जाम्पल ऑफ द साइनोबैक्टीरिया। नॉस्टॉक जो है वो आपके पास साइनोबैक्टीरिया की ही एग्जाम्पल में आ जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नॉस्टॉक इज अ यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर है, फ्रेश वाटर प्रोकैरियोट है, फाउंड इन द कॉलोनी कॉल्ड फिलामेंट। ये कॉलोनी के फॉर्म में मौजूद है और या तो फिलामेंट की फॉर्म में मौजूद है। फिलामेंट इज सिंगल, फिलामेंट क्या होता है, सिंगल होगा, अनब्रांच्ड होगा, यानी कि उसकी कोई ब्रांच नहीं होगी, एंड कंसिस्ट ऑफ द सिंगल रॉज ऑफ राउंडेड और ओवल शेप। और किस पे कंसिस्ट करेगा, सिंगल रॉ पे कंसिस्ट करेगा। सिंगल फिलामेंट इज कॉल्ड द ट्राइकोम। जो सिंगल एक फिलामेंट होगा, ये वाला एक फिलामेंट होगा, इस फिलामेंट का एक नाम भी होगा, वो होगा ट्राइकोम, एंड लुक्स लाइक अ बीडेड स्ट्रक्चर, और बीड्स की तरह का स्ट्रक्चर होगा। द फिलामेंट्स इंटरमिक्स्ड इन अ जेलेटिनस मास, ठीक है, फॉर्मिंग अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीनोबियम। ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज द सीनोबियम। ठीक है, जेलेटिनस मास होगा इसमें और बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, इसे सिनोबियम कह रहे हैं। यहाँ पर मौजूद होगा सिनोबियम इस तरह से, जो इनको सराउंड किए हुए होगा। ठीक है, जेलेटिनस मास है, जेली लाइक मास होगा, जो इनके इर्द गिर्द जो इनकी म्यूसिलेज लेयर है उसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, उसे सिनोबियम कहेंगे। सेल वॉल इज डबल लेयर्ड, आउटर लेयर थिक वॉल कंपोज्ड ऑफ दी सेलुलोज। ठीक है, सेल वॉल कैसी है, डबल लेयर्ड है, एक लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर ये हो गई। ठीक है, लेबलिंग भी दिखाती हूं मैं आप लोगों को इसकी। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू द कलर्ड क्रोमोप्लाज्म एंड कलरलेस सेंट्रोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म किसमें डिफरेंशिएट होता है, दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, क्रोमोप्लाज्म एंड कलरलेस सेंट्रोप्लाज्म। सही, प्रोटोप्लाज्म जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, क्रोमोप्लाज्म जो कलर्ड रीजन था और कलरलेस रीजन कौन सा है आपके पास, सेंट्रोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म इज कलर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वेरियस पिगमेंट्स। क्रोमोप्लाज्म जो है वो कलर्ड है, क्यों कलर्ड है, क्योंकि प्रेजेंस है वेरियस पिगमेंट्स की। कौन कौन से पिगमेंट्स मौजूद हैं, क्लोरोफिल ए, ज़ेंथोफिल्स, ज़ेंथोफिल्स आपके पास ऑरेंज कलर देता है, कैरोटीन रेड कलर देता है, क्लोरोफिल ए ग्रीन कलर देता है, और फाइकोसाइनिन आपके पास ब्लू कलर और फाइकोएरिथ्रिन भी आपके पास ब्लू ग्रीन कलर देता है।
ये सारे वो पिगमेंट्स हैं जो क्रोमोप्लाज्म में मौजूद होंगे। These pigments located on the invaginated plasma membranes due to the absence of the plastids, ये पिगमेंट्स आपके पास जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होंगे, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपके पास क्या चीज एब्सेंट है? प्लास्टिड्स एब्सेंट है। सेंट्रोप्लाज्म इज कलरलेस, सेंट्रोप्लाज्म जो है वो कलरलेस होंगे, ठीक है, ऊपर डिस्कस कर चुके हो। सेंट्रोप्लाज्म जो है वो कलरलेस होंगे एंड कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल इन डिफरेंट फॉर्म, और उनके अंदर क्या मौजूद होंगे? हेरिडिटरी मटेरियल्स मौजूद होंगे, यानी कि क्रोमैटिन मटेरियल मौजूद होंगे, बिकॉज देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस बिल्कुल एब्सेंट होगा, ठीक है, और सेंट्रोप्लाज्म के जो अंदर है वही आपके पास क्या मौजूद होंगे? वहीं पर क्रोमैटिन मटेरियल मौजूद होगा, उसके आउटर वॉल पे कोई कवरिंग मौजूद नहीं होगी, ठीक है, और क्या सी और जो है वो क्रोमैटिन मटेरियल वो फ्री होगा सेंट्रोप्लाज्म के अंदर। रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द साइनोफियन ग्रेन्यूल्स, जो रिजर्व फूड मटेरियल है जिसमें क्या हो रहा है? स्टार्च रिजर्व होगा, या स्टार्च जो है वो स्टोर होगा, उस फॉर्म को क्या कहते हैं? साइनोफियन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में मौजूद होगा, यानी कि ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में मौजूद होगा बस आपके पास स्टार्च में। क्या क्या न्यूट्रिशंस हैं? दे आर ऑटोट्रॉफ्स, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल मौजूद है और फोटोसिंथेसिस करके ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। Help in fixation of the atmospheric nitrogen into nitrate, nitrite and nitrate. नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं एंड कन्वर्ट दैम इनटू अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन। और अपने लिए क्या कर सकते हैं? अपने लिए ये क्या करेंगे? नाइट्रोजन लेंगे सबसे पहले, कहीं से भी एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन मिलेगी, नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और जब नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा फिर वो उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करके और प्रोटीन्स बनाकर अपनी प्रोटीन की जो कमी है उसे पूरा कर लेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन किस तरह होती है इसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंप्लीटली एब्सेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय हार्मोगोनिया, हीटेरोसिस्ट एंड एकाइलीज फॉर्मेशन। तो ये एग्जैक्टली सिमिलर है इसकी साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल से, क्योंकि ये उसी की एग्जाम्पल है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है साइनोबैक्टीरिया की? यूजफुल इफेक्ट्स क्या क्या होंगे? दे आर कैपेबल ऑफ मेकिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये क्या काम कर सकते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से मिलकर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं। They flourish and change the world by releasing oxygen as a byproduct of their photosynthesis. ये photosynthesis करते हैं, ठीक है, जब ये photosynthesis कर रहे हैं तो क्या रिलीज कर रहे होंगे? ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होंगे। As like plants, प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, यूज करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसी तरह ये भी क्या करते हैं? ये भी ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं एज अ बाय प्रोडक्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हुए अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना, ठीक है। इसके बाद और क्या यूजेबल हैं इसके? दे आर एबल टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी। और क्या करेंगे? एटमॉस्फेयर में जितनी भी नाइट्रोजन मौजूद है ये उस नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, ठीक है, और उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में भी हेल्पफुल है, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएंगे, क्रॉप्स अच्छी होंगी। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं? दे प्रोड्यूस वाटर ब्लूम्स, ये पानी के अंदर जो है वो ग्रीन कलर के इस तरह के स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर देते हैं, जो भी आपके पास जिन जगहों पे भी ये पाए जाते हैं मैरीन वाटर में, वहां पर वाटर ब्लूम्स क्रिएट कर देंगे, ठीक है, ग्रीनरी बहुत ज्यादा कर देंगे, ग्रीन कलर का पानी कर देंगे, इम्पार्टिंग बैड ओडर, स्मेल करेंगे एंड कलर टू द वाटर बॉडीज, और पानी के अंदर क्या करेंगे? कलर क्रिएट कर देंगे। और ये कलर किसकी वजह से होगा? इनके पिगमेंट्स की वजह से। सम साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस टॉक्सिन हार्मफुल्स टू मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स, और कुछ साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? एनिमल्स को, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको भी टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं, उनको और हार्म पहुंचाते हैं। टॉक्सिन्स यानी उनकी जहर वगैरह, ठीक है, उनकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स निकल रहे हैं वो क्या करेंगे? वो एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म करेंगे। दे में प्रूव इक्वली टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग्स, और अगर ह्यूमन बींग उस पानी में जाता है या उस पानी को पीता है या उसमें जो है वो बात ले रहा है तो वो पानी क्या होगा? जो है वो टॉक्सिक हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा? बॉडी में रैशेस वगैरह इस तरह की चीजें अपेयर हो सकती हैं, और ये हार्मफुल हो सकते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए भी।